नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये टॉपिक BSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी और बॉटनी दोनों में कॉमन है और ये टॉपिक हर साल फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी और बॉटनी के एग्ज़ाम में दोनों में से किसी एक में लगभग कंफर्म है। मीनिंग कि अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लिए तो आपका जूलॉजी या बॉटनी या दोनों में 20 नंबर क्या है कंफर्म है। लॉन्ग के प्रश्न के साथ साथ बैक्टीरियल सेल के जो तमाम सब कंपोनेंट है अभी हम लोग जानेंगे, उसको भी 2 नंबर या 5 नंबर में अलग से पूछता है। इसके साथ साथ TGT PGT या जितने वनडे एग्जामिनेशन हैं उनमें भी इससे 2 3 4 क्वेश्चन आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से किन किन भाग से मिलकर बना होता है। अगर किसी को बैक्टीरिया के बारे में डिटेल जानना है या उसके फीचर के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं बैक्टीरिया के इस स्ट्रक्चर, उसके टाइप, उसके फीचर के बारे में। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर पे जाकर के सर्च करके उसको देख सकते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि बैक्टीरिया सेल है क्या। तो देखिए बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग क्या हो गया, प्रो और कैरियोटिक 2 शब्द हैं, मतलब जिनमें न्यूक्लियस क्या हो, प्रिमिटिव टाइप का हो। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस का मीनिंग क्या हुआ, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन ये 3 चीज़ें न पाए जात, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस या जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं और ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसके साथ क्या है कि बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया हो कॉस्मोपॉलिटन होता है नेचर में या डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हर जगह जहाँ पे जीवन व्याप्त है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी, वहाँ हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। और तीसरा एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमें बैक्टीरिया सेल के कंपोनेंट का डिटेल अध्ययन करना है तो ये डिटेल अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पॉसिबल है। अब हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। तो अलग अलग किताबों में कहीं 5 पार्ट में कहीं 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, लेकिन हम लोग इसको बहुत ईजी तरीके से समझेंगे 10 पॉइंट के माध्यम से कि बैक्टीरियल सेल के कौन कौन से पार्ट हैं। अब देखिए क्या क्या इसके पार्ट हैं। पहला स्लाइम लेयर या कैप्सूल, दूसरा सेल वॉल, तीसरा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, चौथा साइटोप्लाज्म, पांचवा बैक्टीरियल जीनोम, छठा प्लाज्मिड, सातवां राइबोसोम, आठवां मिसोसोम, नौवां फ्लैजिला और 10वां पिलाई या फिम्ब्री। अब हम लोग देखते हैं इसका एक बार डायग्राम, फिर हम एक एक पॉइंट के बारे में आज केवल लेक्चर के माध्यम से यहाँ पे समझाया जाएगा। देखिए ये बैक्टीरियल सेल का एक वेल लेवल डायग्राम है। इसमें सबसे बाहर जो कवरिंग, जो डॉटेड कवरिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, इसी को हम कैप्सूल बोलते हैं। अभी जानेंगे कब स्लाइम लेयर कब कैप्सूल कहेंगे। दूसरा इसके जस्ट नीचे वाली जो लाइन उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। फिर इनरमोस्ट जो लेयर है वह सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो लिक्विड सेमी सॉलिड सब्सटेंस उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं। इसमें 2 3 4 हमें सर्कुलर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये राइबोसोम है, इसमें देखिए जगह जगह डॉट है, ये डॉट राइबोसोम, और जब ये ग्रुप में हो जाता है तब इसको हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल में, अंदर की ओर फोल्ड होकर के कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग मिसोसोम बोलते हैं। और इसके बैक्टीरियल सेल के बाहर सेल वॉल्स में बहुत सारे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम लोग पिलाई या फिम्ब्री कहते हैं। और ये क्या है, लार्ज हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। अब आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सुनिए, समझिए, एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से इसको जो है कि समझते हैं। और ये हमें पूर्ण विश्वास है कितना बेहतर ढंग से, इतना ईजी लैंग्वेज में आप लोग आज तक इसकी व्याख्या नहीं सुनेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं स्लाइम लेयर या कैप्सूल क्या है। देखिए जब इसको लिखना होगा तो आप लोग सिंपली ऐसे ही लिखेंगे कि इन जो एक बैक्टीरियल सेल आउटर मोस्ट कवरिंग इज स्लाइम लेयर आर कैप्सूल, मतलब बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है स्लाइम लेयर या कैप्सूल होती है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड
आर बोथ, मतलब स्लाइम लेयर जो कैप्सूल है वह कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की या फिर दोनों से मिलकर के बनी होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कब इसको हम स्लाइम लेयर कहेंगे, कब इसको हम कैप्सूल कहेंगे। तो व्हेन आउटर मोस्ट लेयर इज कंसिस्ट ऑफ ओनली पॉलीसेकेराइड देन इट्स नेचर इज स्टिकी या स्लाइमी नोन एज स्लाइम लेयर, मीनिंग जब ये आउटर मोस्ट लेयर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है तब इसका नेचर जो होता है चिपचिपा या विस्कस होता है, तब इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। और व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, मतलब जब लेयर यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन या अमाइनो एसिड दोनों से मिलकर बनी होती है तब इसका नेचर क्या होता है, रिजिड होता है, और तब इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। अब प्रश्न इसका फंक्शन क्या है, देखिए स्लाइम लेयर कैप्सूल का फंक्शन यह है कि स्लाइम लेयर जो कैप्सूल है यह बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफेज या वायरसेस से या जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस उनको बचाने का काम करती है। दूसरा पॉइंट है कि स्लाइम लेयर जो कैप्सूल है बैक्टीरियल सेल को तमाम सारे एंटीबायोटिक से बचाती है और उसको एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है, उसको डेसिकेट होने से, नष्ट होने से बचाती है। दूसरा पॉइंट सेल वॉल। अब स्ट्रक्चर में सेल वॉल कहाँ पर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कैप्सूल या स्लाइम लेयर के जस्ट नीचे है, तो इसको हम लोग ऐसे सिंपली लिखेंगे, इन बैक्टीरियल सेल सेल वॉल प्रेजेंट जस्ट बीनीथ या जस्ट बिलो दी स्लाइम लेयर या कैप्सूल। मतलब बैक्टीरियल सेल में स्लाइम लेयर या कैप्सूल जो है वह बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल है वह स्लाइम लेयर या कैप्सूल के जस्ट नीचे की ओर पाई जाती है। अब इसमें है कि इसकी थिकनेस क्या होती है, तो बैक्टीरियल सेल की थिकनेस क्या होती है, बैक्टीरियल जो सेल वॉल की थिकनेस जो होती है वह 50 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आप लोग पढ़ा होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल की थिकनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल की थिकनेस क्या होती है, कम होती है। अब हम लोग यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे कि सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, एल्गी में भी होती है, प्लांट में होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है मुख्य रूप से पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंपोनेंट क्या होता है, NAGNAM, मतलब N एसिटिल ग्लूकोसामाइन और N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इसके साथ 4 से 5 चेन ऑफ अमाइनो एसिड मिलके एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके अलावा ये मेन कंपोनेंट, इसके अलावा जैसे टिकोइक एसिड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसके अन्य कंपोनेंट लिपोप्रोटीन सब और चीज़ें भी पाई जाती हैं। अब देखिए अब जो सेल वॉल प्लांट में और एल्गी में भी पाई जाती है, तो प्लांट और एल्गी में जो सेल वॉल होती है वह मुख्य रूप से सेलुलोज की मिलके बनी होती है या सेलुलोज की जो कि बनी होती है। फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज बोलते हैं। हाँ, लेकिन नेचर सबका एक तरीके से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है उसके जो कंपोनेंट के रूप में ही सब होते हैं, क्योंकि इसमें जो सेलुलोज है, काइटिन है, पेक्टिन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, सब के सब क्या है, पॉलीसेकेराइड ही है। अब एक चीज़ और इसमें कि कई बार पूछा गया कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो बायोस्फीयर जैव मंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो सेलुलोज क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट है बायोस्फीयर में। और दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, काइटिन है, या जिसको हम लोग फंगल सेलुलोज कहते हैं। काइटिन फंजाई के सेल वॉल के साथ साथ जितने आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणी हैं उनके एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल में भी पाया जाता है। तो दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर क्या है, सेलुलोज है, जो प्लांट और एल्गी के सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल क्या एक हार्ड कवरिंग है, तो सेल वॉल बैक्टीरिया को क्या करती है, एक शेप, एक आकार प्रोवाइड करती है निश्चित। दूसरा सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक से बचाती है, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाती है, उसको डेसिकेशन से उसको नष्ट होने से जो है कि बचाती है। तमाम सारे इसके फंक्शन हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देखिए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल के जस्ट नीचे, तो हम लोग इसमें यही लिखेंगे कि इन जो कि बैक्टीरियल सेल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट जस्ट बीनीथ या जस्ट बिलो द सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे तरफ पाई जाती है। इसकी थिकनेस क्या होती है, तो आप लोग पढ़ेंगे कि इट्स थिकनेस इज 70 एंगस्ट्रॉम। इसकी थिकनेस मोटाई जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वह 70 एंगस्ट्रॉम होती है। अब जिसमें जो 70 एंगस्ट्रॉम है, तो यह थिकनेस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों में सेम है, या ये हम कहें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में इसकी थिकनेस और कंपोजिशन लगभग सेम ही होता है। कंपोजिशन की बात करें तो यह फास्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें एक एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक फैक्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम लोग फंक्शन की बात करें कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो पहला पॉइंट ये है कि जो साइटोप्लाज्मिक जो मतलब मेम्ब्रेन है वह साइटोप्लाज्म को एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, मतलब साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। दूसरा क्या है कि बैक्टीरिया सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह ऐसी साइट है जहाँ पे तमाम बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तीसरा है कि बैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह रेस्पिरेटरी एंजाइम को क्या करती है, कैरी करती है, मतलब ये रेस्पिरेशन में एटीपी फार्मेशन में भी इसका रोल होता है। और लास्ट पॉइंट यह है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वह किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एंट्री को कंट्रोल करती है, ये इसके प्रमुख फंक्शन है। अब हम लोग आते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का मीनिंग यही है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो तमाम सारे जो है कि कंपोनेंट्स होते हैं, तो अब ऐसे साइटोप्लाज्म का नेचर क्या होता है कि लिक्विड सेमी सॉलिड, मतलब कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो तरल अर्ध ठोस जो पदार्थ होता है उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में तमाम सारे कोशिकांग के साथ साथ लिपिड है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, तमाम सारी चीज़ें क्या आती पाई जाती हैं। एक तरीके से अगर साइटोप्लाज्म क्या है, मल्टी एक्टिविटी या मल्टी फंक्शनल क्या है साइट है। इसमें फिलहाल हम लोग इतना ही लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद की अब देखिए अगर साइटोप्लाज्म हम लोग बात करें तो साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल जीनोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम और मीसोसोम, ये चार कंपोनेंट क्या है साइटोप्लाज्म के ही पार्ट हैं। तो कहीं कहीं कुछ किताबों में साइटोप्लाज्म के अंतर्गत इसको दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं बैक्टीरियल जीनोम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरियल जीनोम क्या है, तो पहले आप लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह डायरेक्टली उसके साइटोप्लाज्म में स्कैटर होता है, बिखरा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। हाँ, ये जो ऐसे न्यूक्लियस को जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन न पाए जाएं, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, तो जीनोम का या फिर कहें कि क्रोमोसोम या जो जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या आता है, जो अनुवांशिक कैरेक्टर्स हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना। नेक्स्ट पॉइंट प्लाज्मिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड। देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से और बढ़िया से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है, डबल वॉल्ड जेनेटिक मटेरियल है और जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही है कि प्लाज्मिड क्या है, जनरली बैक्टीरिया सेल में पाए जाने वाला डबल वॉल डबल हेलिकल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्वतः द्विगुणित होने की कैपेसिटी क्या होती पाई जाती है। प्लाज्मिड की खोज किसने किया था, तो प्लाज्मिड के बारे में सबसे पहले जो खोज करने का श्रेय है लीडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1952 में प्लाज्मिड टर्म को दिया था। प्लाज्मिड जो होता है वह नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 100 जीन से मिलकर के बना होता है। हाँ, प्लाज्मिड की अगर हम लोग टाइप की बात करें तो प्लाज्मिड के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन इसमें हम लोग 3-4 के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे कॉमन क्या है, एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, रेसिस्टेंट प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, कॉल्चिसिन प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर और एफ प्लाज्मिड। देखिए एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या आ गया कि वह प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है,
और यह सिर्फ मेल बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड जो होता है मेल बैक्टीरिया में पाया जाता है और उसको फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है और कॉन्जुगेशन के दौरान कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। आर प्लाज्मिड का मतलब हो गया रेसिस्टेंट प्लाज्मिड, मतलब आर प्लाज्मिड वह प्लाज्मिड है जो किसी बैक्टीरियल स्पीसीज को तमाम सारे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट या केमिकल के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी प्रतिरोधकता प्रोवाइड करता है। अगर ऐसे न समझ में आए तो मीनिंग अगर किसी बैक्टीरियल सेल में आर प्लाज्मिड पाया जा रहा है तो उस बैक्टीरियल सेल को अगर हम लोग मारने के लिए या डिग्रेड करने के लिए किसी एंटीबायोटिक किसी केमिकल का यूज करते हैं तब ये आर प्लाज्मिड क्या करेगा, उस केमिकल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करके बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है। कॉल प्लाज्मिड जो नाम दिया गया कॉलिसिन से दिया, कॉलिसिन भी एक एंटीबायोटिक जो हम लोग बैक्टीरियल सेल को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर किसी बैक्टीरिया में कॉल प्लाज्मिड है तो उसको उससे रेसिस्टेंसी देगा। एग्रोबैक्टीरियम एक स्पीसीज आप लोग बैक्टीरियन का नाम सुना होगा, तो उसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं, और आरआई प्लाज्मिड रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो कुछ इसके प्लाज्मिड के कॉमन जो कि टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं राइबोसोम। देखिए राइबोसोम आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पैलाडी पार्टिकल के नाम से जानते हैं क्योंकि पैलाडी नामक साइंटिस्ट ने इसकी जो कि खोज किया था। ऐसे अगर हम लोग देखें तो राइबोसोम का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग 70S टाइप का राइबोसोम बोलते हैं। एस का मतलब क्या, स्वेडबर्ग यूनिट है। 70S राइबोसोम जो होता है इसके 2 सब यूनिट होती है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, 50S और 30S, 50 और 30। तो इसका जोड़ से कोई तात्पर्य नहीं, 50-30 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। मीनिंग कि ये जोड़ से कोई तात्पर्य नहीं। जो 70S राइबोसोम है इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या अवसादन गुणांक के आधार पर इसको 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी रहती है तो दोनों सब यूनिट क्या करते हैं, जुड़ जाती हैं, और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो दोनों यूनिट अलग हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राइबोसोम को जुड़ने के लिए या डिफ्रेंशिएट होने के लिए कौन सा मिनरल या कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो आवश्यक होता है। तो आप लोग पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन जब 0.001 मोल या इससे अधिक होता है तो दोनों सब यूनिट जुड़ जाती हैं, और जब प्रोटीन बन जाता है तो न्यूक्लियस के कंट्रोल में इसके कंसंट्रेशन को कम कर जाता है और दोनों सब यूनिट जो कि डिफरेंट अलग हो जाती है। एक पॉइंट और है इसमें कि राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियल सेल में जनरली क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, स्कैटर होता है, तब उसको हम जनरली राइबोसोम बोलेंगे। लेकिन जब राइबोसोम ग्रुप में इकट्ठा हो जाए, एक साथ कई सारे ग्रुप में हो जाए, तब उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम को हम लोग कॉमन नेम इसका प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना या प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मीसोसोम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीसोसोम है क्या, तो हम लोग देखिए इसमें क्या देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह अंदर की ओर फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे सिंपली लिख सकते हैं कि इन बैक्टीरियल सेल या इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फोल्ड टू फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मीसोसोम। मतलब बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर मुड़ करके या घूम करके कप लाइक संरचना का निर्माण करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो मीसोसोम की संख्या जनरली 2 से 4 होती है एक बैक्टीरियल सेल में। लेकिन ऐसी बैक्टीरियल सेल जिनका संबंध रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से अगर ज़्यादा होता है तो उनमें इसकी संख्या अमूमन इससे ज़्यादा होती है। जैसे ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं उससे संबंधित होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया में इसकी संख्या अमूमन ज़्यादा देखी गई है। इसका फंक्शन क्या है, तो यूकैरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके एनालॉगस ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि मीसोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, मीनिंग कि इसको एटीपी फार्मेशन से या रेस्पिरेशन से जोड़ के देखा जाता है। दूसरा पॉइंट इसका एक फंक्शन और भी है कि जो मीसोसोम होता है यह सेल डिवीजन के दौरान सेप्टम के फार्मेशन के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है
फ्लैजिला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। अब फ्लैजिला क्या है, तो देखिए बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला जो होता है वह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को मूवमेंट या उसको गति प्रोवाइड करता है। ठीक, अगर जिस सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरियल सेल को हम बोलते हैं ट्राइकस। अब फ्लैजिला एब्सेंट होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस। ए मतलब एब्सेंट, ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। अब फ्लैजिला जो है कि किस में पाया जाता था, फ्लैजिला अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। अंतर क्या देखिए, फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक में जो होता है वह फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वह ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वह प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की तुलना में थोड़ा सा लॉन्गर और थिकर होता है। अब प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक की तुलना में थोड़ा सा शॉर्टर और थिनर होता है। इसके अगर साथ हम लोग देखें तो जो मतलब फ्लैजिला है इसकी ओरिजिन कहाँ से होती, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो फ्लैजिला की ओरिजिन दोनों केस में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केस में फ्लैजिला की ओरिजिन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म से एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल ग्रेनुल या ब्लीफेरोप्लास्ट से फ्लैजिला की ओरिजिन होती है। अब अगर हम लोग ऐसे देखें कि जिन बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला होता है उसको हम लोग ट्राइकस बोलते हैं। तो ट्राइकस जो बैक्टीरिया है इसके भी अलग अलग कई टाइप हैं। जैसे इसमें सबसे पहला क्या है, मोनोट्राइकस। मतलब बैक्टीरिया में अगर एक पोल पर, एक सिरे पर एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस। बैक्टीरिया में दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला है तो एम्फीट्राइकस। बैक्टीरिया में एक सिरे पर गुच्छे में ग्रुप में फ्लैजिला है तो उसको हम जो है कि ठीक है मतलब उसको जो कि सिफेलोट्राइकस बोलते हैं। और फ्लैजिला में दोनों सिरे पर गुच्छे में फ्लैजिला है तो लोफोट्राइकस बोलते हैं। और बैक्टीरियल सेल में पूरे बॉडी पर अगर फ्लैजिला है तो उसको हम लोग पेरीट्राइकस कहते हैं। ये इसके टाइप है। अब फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैजिला का फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि यह बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट या गति प्रोवाइड करता है। ठीक, हाँ कहीं कि अभी फ्लैजिला की अगर टाइप की बात पूछ दी जाए तो फ्लैजिला जनरली अगर सरफेस के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पे भी देखें तो स्मूथ वाल्ड और ट्रिंसल टाइप का फ्लैजिला होता है। अगर फ्लैजिला का आउटर सरफेस चिकना हो, स्मूथ हो तो इसको हम लोग स्मूथ टाइप फ्लैजिला कहते हैं या इसी को व्हिपलेस फ्लैजिला कहते हैं। अगर फ्लैजिला का आउटर सरफेस क्या रफ हो या खुरदुरा हो तो उसको हम टेंसिल टाइप का फ्लैजिला कहते हैं। अब देखिए, अब जो अगला पॉइंट आता है वह आता है पिलाई या फिम्बरी। ये भी अगर देखा जाए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिलाई या फिम्बरी क्या है, तो देखिए अब पहले प्रश्न ये हो गया कि पिलाई जो है इसी को देखिए अलग अलग किताबों में इसमें कन्फ्यूजन वेरिएशन मिल सकता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो अच्छी किताबें हैं उनमें जो मतलब पिलाई है तो पिलाई के देखिए आप लोग जानिए दो टाइप होता है, कॉमन पिलाई और सेक्स पिलाई। तो कॉमन पिलाई को हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, और सेक्स पिलाई के आगे अलग हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो जो कॉमन पिलाई या जो फिम्बरी जिसको हम लोग बोलते हैं यह ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में कॉमन है। ठीक है, किस प्रोटीन का बना होता है, तो इसका आंसर है कि जो कॉमन पिलाई या जो फिम्बरी होती है यह पिलीन या फिम्ब्रिलिन प्रोटीन का बना होता है। ओरिजिन कहाँ से होती है, सेल वॉल से इसकी ओरिजिन होती है। संख्या की बात करें तो कॉमन पिलाई या फिम्बरी की संख्या नियर अबाउट 1000 के आसपास एक सेल में होती है। अब हम लोग अगर सेक्स पिलाई की बात करें या स्पेशल पिलाई की बात करें तो सेक्स पिलाई मूलतः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है और जो सेक्स पिलाई होती है इनकी संख्या जो होती है वह 1 से 5 या कहीं की 5 से 10 दिया है। ठीक है, और कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो सेक्स पिलाई भी पिलीन या फिम्ब्रिलिन प्रोटीन का क्या होता है मिलकर बनी होती हैं। फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन पिलाई या फिम्बरी जिसकी संख्या नियर अबाउट 1000 होती है, इनका फंक्शन होता है अटैचमेंट, मतलब यह कहीं बेस सेल सरफेस पर कहीं पर अटैच पकड़ने या चिपकने में सहायता करती हैं। और जो सेक्स पिलाई होती हैं इनका जो फंक्शन होता है वह रिप्रोडक्शन या जनन या कंजुगेशन में हेल्प
हेल्प करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कन्फ्यूजन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग देखिए, निस्संदेह मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिए तो जूलॉजी बॉटनी दोनों में मिनिमम आप लोग कम से कम 20 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हाँ, अगर किसी प्रश्न से कोई किसी भी टॉपिक से इसके कोई अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, कमेंट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम देखते हैं चैनल पर लगभग हमारे 8 से 10% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। लगभग 10% में रेशियो दिया, 8 से 10%। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरह हमें अगर चैनल सब्सक्राइब करें थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम ऐसे ही सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।